हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके क्वेश्चन एंड आंसर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। आज हम उसका सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट करने वाले हैं। और अगर इसके आपने कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ये ऊपर लिंक पर क्लिक करके आप इसके कॉन्सेप्ट्स भी देख सकते हैं। तो अब चालू करते हैं हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8, टाइम ऑफ सप्लाई के हम क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमको निकालना टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, 8 सितंबर को कम्युनिटी हॉल बुक्ड फॉर ए मैरिज। मैरिज के लिए हॉल बुक किया है। सम अग्रीड 1,20,000, एडवांस 20,000 रुपीज का पेमेंट किया है। एडवांस पेमेंट किया है 20,000 रुपीज का। नेक्स्ट 10 सितंबर को क्या हुआ? एडवांस अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 20th को आया, 10 सितंबर को ये पैसा आया है। 2 नवंबर को मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल में मैरिज हुआ है। 18 दिसंबर को इनवॉइस इशूड फॉर 1,20,000 रुपीज। 22 दिसंबर को बैलेंस 1 लाख रुपीज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख रुपीज का अमाउंट आ गया और रिकॉर्ड भी कर लिया। 24 दिसंबर को ये हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई की। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, ये किसके लिए? सर्विसेज के लिए। ये हम टाइम ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। तो हम सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं। तो उस केस में देखो क्या होता है। जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर अपने को लेना है। अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू हो गया है तो टाइमली इश्यू हो गया है तब ये लेना है। अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं हुआ है तब हमको लेना है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, दोनों अभी हम इसको कॉन्सेप्ट में भी देख लेते हैं वहीं। सर्विसेज हम बात करें फॉरवर्ड चार्ज की। इनवॉइस इशूड विद इन ड्यू डेट, तो ये लेना है। अगर इनवॉइस इशूड नॉट विद इन ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट इशू किया तो टाइम डेट ऑफ सर्विसेज जो है वो हो जाता है, वो हमको लेने का होता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये देखना है कि इनवॉइस जो है वो हमने यहाँ पे टाइमली इशू कर दिया है, ड्यू डेट के विद इन इशू कर दिया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया तो ये वाला लगेगा और कर दिया तो ये वाला लगेगा। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, DDI, वो होता है आपकी सर्विस प्रोवाइड करने से डेट ऑफ सर्विस से प्लस 30 डेज का टाइम दिया होता है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के लिए डेट ऑफ सर्विस से 30 डेज का टाइम दिया हुआ है। अगर तो 30 डेज में अगर इनवॉइस रेज कर दिया तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जो है हो जाएगा कि ड्यू डेट पे इनवॉइस हमने रेज कर दिया है, विद इन 30 डेज कर दिया है। तो देखो यहाँ पे 20,000 रुपीज तो अपने को एडवांस आ गया है यहाँ पे, और ये बैंक में मिला अपने को 10 सितंबर को। तो डेट ऑफ पेमेंट कब हो जाएगा यहाँ पे? डेट ऑफ पेमेंट होता है डेट ऑफ अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ अकाउंटिंग एंड डेट ऑफ अकाउंटिंग इन बैंक। बैंक में कब मिला है या बुक्स में कब हमने अकाउंट फॉर किया है? बुक्स में कब हमने अकाउंट फॉर किया है? दोनों में से जो अर्लियर होगा ना, वो अपना होता है डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं है कि हमने कब अकाउंट किया है इस वाले अमाउंट को,
लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि जैसे उसने 8 सितंबर को एडवांस दिया, हमने इसको अकाउंट फॉर कर लिया 8 सितंबर को, तो डेट ऑफ अकाउंटिंग इन बुक्स हो गया 8 सितंबर, और डेट ऑफ रिसीट इन बुक्स हो गया 10 सितंबर। दोनों में से जो पहले होगा, यानी कि 8 सितंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। दूसरा हमको देखना है कि, तो डेट ऑफ पेमेंट अगर अपने पहले इनवॉइस बाद में है या सर्विसेज बाद में दी है, तो ये एडवांस मिल रहा है, यानी कि सर्विसेज भी बाद में दी है और इनवॉइस भी बाद में रेस किया है, तो 20,000 रुपीज के लिए तो हमारा हो जाएगा 8 सितंबर हमारा टीओएस हो जाएगा। 20,000 रुपीज का हमारा टीओएस हो जाएगा 8 सितंबर। बाकी बचे हुए 1 लाख रुपीज के लिए हमको देखना है। 1 लाख के लिए हमने इनवॉइस रेस, हमने सर्विस कब प्रोवाइड कर दी, इन मैरिज हेल्ड 2 नवंबर को मैरिज हेल्ड हो गई थी, यानी सर्विसेज हमारी 2 नवंबर को कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें अगेन देखो क्या क्या देखना है, डेट ऑफ पेमेंट, और हमको देखना है कि डेट ऑफ इनवॉइस देखना है या डेट ऑफ सर्विसेज हमको देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको देखना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, इसके अंदर में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। तो हमारे 2 नवंबर को हमने मैरिज वहां पे हो गई थी कम्युनिटी हॉल में, तो हमारी सर्विस वहां पे प्रोवाइड हो गई। अब हमने 30 डेज में इनवॉइस अगर रेज कर दिया, तब तो हमने ड्यू डेट, विद इन द ड्यू डेट हमने रेज कर दिया। सर्विस होने के 30 डेज में अगर हमने रेज कर दिया, तो वो कहलाएगा कि ड्यू डेट में रेज कर दिया। 2 नवंबर को हमारी मैरिज हो गई थी, हमने इनवॉइस रेज किया 18 को, तो 30 डेज से यहाँ पे ज्यादा टाइम हो गया, तो इसलिए हमने ड्यू डेट पे इनवॉइस रेज नहीं किया, विद इन ड्यू डेट हमने रेज नहीं किया है। इसलिए उस केस में हमको जो टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, ड्यू डेट पे इनवॉइस रेज नहीं किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमको जो देखना है वो आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस दोनों में से जो पहले होगा वो आ जाएगा हमारा टीओएस। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्या है, हमको पेमेंट मिल रहा है 22 दिसंबर को, बुक्स में हमने एंट्री करी है, और हमारे बैंक अकाउंट में 24 दिसंबर को हमको ये मिला है। दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट इन 22 दिसंबर, ये हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ सर्विस क्या है, 2 नवंबर को उसने मैरिज वहां पे हो गई थी कम्युनिटी हॉल में, तो वो हमारी हो जाएगी डेट ऑफ सर्विस। 2 नवंबर को डेट ऑफ सर्विस, क्योंकि हमने मैरिज हॉल उसको दे दिया था, तो वहां पे सर्विस हमारी हो गई कंप्लीट। दोनों में से जो पहले होगा, यानी कि 2 नवंबर, ये यहाँ पे हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में ये यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो अगर 2 बार पैसा आया है, तो हमको दोनों का अलग अलग अमाउंट का अलग अलग टीओएस निकालना है, ये ध्यान रखना। अलग अलग पैसा आ रहा है या अलग अलग टाइम पे इनवॉइस रेज कर रहे हैं, डिफरेंट 2 इनवॉइस रेज किए मान लो एक एक्टिविटी के लिए, तो उस केस में भी हम लोगों को जो टीओएस निकालना है, तो वो दोनों इनवॉइसेस के लिए सेपरेट सेपरेट निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। SRK लिमिटेड, registered under GST, is engaged in sale of fabrics as well as doing job work of knitting of yarn for garment manufacturers। फैब्रिक भी सेल करता है एंड जॉब वर्क भी करता है। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ फैब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जॉब वर्क ऑफ निटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। फैब्रिक के बारे में और जॉब वर्क ऑफ निटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो, सप्लाई ऑफ फैब्रिक जो है वो तो गुड्स का सेल है, और जॉब वर्क ऑफ निटिंग जो है, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि जॉब वर्क वाला जो एक्टिविटी है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है शेड्यूल नंबर 2 में। तो किसी और के गुड्स पे अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो कहलाता है जॉब वर्क, और जॉब वर्क को माना गया है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे ये है गुड्स, ये है सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स और सर्विस डिसाइड करना जरूरी है, जब भी टीओएस का क्वेश्चन आता है हमको ये सबसे पहले देखना है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, ये सबसे पहले देखना है। तो देखो गुड्स के लिए अभी हम पहले वाले लेक्चर में गुड्स के लिए टीओएस के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी ये क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, गुड्स का भी देख लेते हैं, सर्विस का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। गुड्स को हमको अलग से देखना है, सर्विस को हमको अलग से देखना है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स की। तो गुड्स के केस में बहुत सिंपल है, एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है। नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 में एडवांस गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी को जीएसटी का लायबिलिटी बोला गया कि एडवांस पे नहीं आएगा। तो गुड्स के केस में कब आएगा? गुड्स के केस में आएगा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। दोनों में से जो पहले होगा उस केस में वो हो जाएगा अपना टीओएस, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है गुड्स के केस में? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? वो होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, होता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो हमको डिलीवरी की डेट देखनी है, तो वो हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस देखना है। ये दो ही चीजें देखनी है, उसके अलावा और चीजें जो दे रखी है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ऑर्डर कब मिला, कोई रिलेवेंस नहीं है। एडवांस कब आया, यहाँ पे गुड्स के केस में कोई रिलेवेंस नहीं है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, हमने गुड्स को रिमूव कर दिया 10th ऑफ अगस्त को, तो ये हमारा होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इश्यू किया 15th ऑफ अगस्त को, सो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस हो गया 15th अगस्त एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो गया 8th ऑफ अगस्त। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कहां से आया? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, रिमूवल, डिलीवरी या रिमूवल के टाइम पे वो अपना बन जाता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो दोनों में से जो पहले होगा, यानी कि 8th ऑफ अगस्त यहाँ पे हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में जो रिमेनिंग पैसा कब आ रहा है वो भी कोई रिलेवेंट यहाँ पे नहीं है। तो गुड्स के केस में एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एडीआई एंड डीडीआई, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हम मैंने बता दिया। अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सर्विसेज के केस में एडवांस पे जीएसटी आता है। तो अगर एडवांस आ गया ना तो उसके ऊपर में जीएसटी अपना आ जाता है। तो सर्विसेज वाला अभी तक अभी अभी जस्ट हमने किया ही था वो क्वेश्चन, अभी हमने कवर किया ही है। तो अगेन अपनी क्वेश्चन आप ये इसको होमवर्क में कर लेना, ये वाला पोर्शन आपको खुद को ही कर लेना है। हो सके तो ये वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हो, कभी भी आप साथी में कर सकते हो, तो सेम ही है, अभी जैसे हमने देखा है वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10, Messrs KLM Limited, a publishing and printing house registered in Maharashtra, is engaged in supply of books, letter cards, envelopes, guides, and reference materials. The following information is provided by company: printing of books, printing of envelope, और ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, और बोला गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है इसका अपने को निकालना है। तो देखो, सबसे पहले जो भी टीओएस के क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो गुड्स और सर्विसेज के लिए हमको वापस चैप्टर नंबर 1 में जाना पड़ेगा। कई बार अपने को ऐसा अपना ऐसा चीज दे देंगे कि हमको चैप्टर 1 में जो गुड्स और सर्विसेज का हमको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो हमको रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि 4 चीजों को प्रिंट करते हैं तो वो कहलाता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और रिमेनिंग 4 को प्रिंट करते हैं तो वो कहलाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। और वो समझ में अपने को याद करने की भी जरूरत नहीं है, उसको समझाने का भी मैंने एक आपको अच्छा तरीका बताया था कि आप जो भी चीज के बारे में यहाँ दे रखी है, आप देखो कि वो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो भी जिसके भी प्रिंटिंग करी गई है, जिस पे भी प्रिंटिंग करी गई है, उसमें प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अगर कोई पेज अगर हम देखते हैं, बुक्स बुक्स का पेज जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भरा हुआ रहता है पेज, यानी कि वहां पर प्रिंटिंग ज्यादा है। और एनवेलप पे अगर प्रिंटिंग करी गई है, एक एनवेलप पे प्रिंटिंग करी गई, तो उस पर कितने से प्रिंट करेंगे? थोड़े से नाम एड्रेस वगैरह ही लिखेंगे, नाम एड्रेस वगैरह लिखेंगे एनवेलप के ऊपर, तो ग्रीटिंग्स लिख देंगे, तो बस उतना ही प्रिंटिंग होता है एनवेलप पे। तो एनवेलप पे प्रिंटिंग कम होता है। तो ऐसे केस में जिस भी चीज पे प्रिंटिंग, अगर पूरा पेज प्रिंट हो रहा है लगभग, तो वो हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्रिंटिंग की सर्विस हो जाएगी वहां पे। तो ये हमारी सर्विसेज।
और एनवेलप पे प्रिंटिंग हो रही है, तो ये हमारा गुड्स है। प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्चुअली ये कंपोजिट सप्लाई है दोनों ही, जिसमें पेपर भी दिया जा रहा है और इसमें प्रिंटिंग भी करी जा रही है उसके ऊपर में। पेपर भी दे रहा है ये प्रिंटर वाला, और साथ में उसके ऊपर प्रिंटिंग करके दे रहा है। साथ में उसके ऊपर प्रिंटिंग करके दे रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग करके दे रहा है। तो ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई बन जाता है, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। और अगर कंपोजिट सप्लाई बन जाता है तो हमको ये देखना होता है कि उसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, क्योंकि जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है वही सप्लाई को उस पूरी कंपोजिट सप्लाई की सप्लाई मानी जाती है। तो ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में कवर कर लिया है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया है। तो हमने गुड्स और सर्विसेज डिसाइड कर लिया है। उसके बाद जो बाकी बची हुई चीजें हैं कि टीओएस क्या होगा, वो आप ऑलरेडी कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे फिर भी मैं इसको करा देता हूँ। अगर सर्विस, सबसे पहले ये सर्विसेज वाला है, तो सर्विसेज की हम बात करें तो डेट ऑफ एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कब किया, कोई रिलीवेंस नहीं है इसका। डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, पहले हम सर्विस की बात करें। सर्विस में अपने को एडवांस रिसीव हुआ 20 मार्च को, 20 मार्च को। तो जितना अमाउंट का हमको एडवांस रिसीव हुआ है, तो हम सिस्टमेटिकली करते हैं। अगर तो सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट, और उसके बाद हमको देखना है दूसरा दूसरा देखने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो गया है या नहीं हुआ है। तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, अगर ड्यू डेट पे इनवॉइस हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस लेना है, अगर ड्यू डेट पे हो गया है तो। अगर ड्यू डेट पे नहीं हुआ है तो डेट ऑफ सर्विस लेना है, डेट ऑफ सर्विस लेना है। और ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है सर्विस प्रोवाइड होने से 30 डेज के अंदर, यानी कि डेट ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज में अगर इनवॉइस रेज हो गया है तो इनवॉइस डेट लेना है, अदरवाइज डेट ऑफ सर्विस लेना है, अदरवाइज डेट ऑफ सर्विस लेना है। तो अगर एडवांस आया है 20,000, यहाँ पे हमको एडवांस आया है 20 मार्च को, तो जितना अपना एडवांस आया है तो उसमें अपना डेट ऑफ पेमेंट, अपने को पेमेंट मिल गया है, तो एडवांस अमाउंट के लिए जो टीओएस है वो एडवांस की डेट हो जाएगी। तो एडवांस अमाउंट के लिए टीओएस क्या हो जाएगा, जितना अपने को एडवांस मिला है उतने अमाउंट के लिए डेट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा किस तारीख को आया है, 20th मार्च को आया है अमाउंट, तो 20th मार्च विल बी दी टीओएस। हम सर्विस की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज ए सर्विस। अब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग, 10 अप्रैल को हमने प्रिंटिंग खत्म कर दी, प्रिंटिंग खत्म कर दी। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, हमने 15 ऑफ मई को इनवॉइस इशू रेज किया है, इनवॉइस रेज किया है, यानी कि 1 महीने बाद, 30 डेज के बाद हमने इनवॉइस रेज किया है। ठीक है, उसके बाद है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ बुक्स एंड लेटर हेड टू बायर। हमने गुड्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया इस तारीख को, 13 ऑफ मई को, 13 ऑफ मई को हमने उसको, ये बुक्स को रिमूव कर दिया। और उसके बाद है डेट ऑफ रिसीट ऑफ बैलेंस पेमेंट 31 मई, पेमेंट अपने को बाद में आ रहा है। अभी देखो, यहाँ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के केस में हमने प्रिंटिंग तो 10 ऑफ अप्रैल को ही खत्म कर दी थी। अब ये है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स सर्विस है, ये क्या है, सर्विस है। तो हमने 10 ऑफ अप्रैल को ही खत्म कर दी थी, बट हमने उसको प्रिंटिंग करने के बाद अपने वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में रखी हुई थी बुक्स, और 13 ऑफ मई को हमने उसको डिलीवरी दी उन बुक्स की। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि सर्विस कंप्लीशन कब माना जाएगा। कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या, जब हमने उसको बुक्स दे दी तब कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, या जब हमने प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग जो है कंप्लीट हो गई, वो कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज है। तो देखो यहाँ पे, जब हमने प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई ना, जब हमने प्रिंटिंग कंप्लीट कर ली, तभी हमारी वो हो जाएगी कि हमने सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी, तब हमने हमारी सर्विस। तो यहाँ पे
जब हमने उसके प्रिंटिंग कंप्लीट करके अपने पास रख भी लिए है ना, तो ही वो हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस हमारा, डेट ऑफ सर्विस जो है वो तभी हो जाएगा। तो यहाँ पे बुक्स क्योंकि सर्विस है, इसलिए हमने कब उसको बुक्स को रिमूव किया वो देखने की जरूरत नहीं है। सर्विस कंप्लीशन डेट क्या है? जब हमने उसकी प्रिंटिंग खत्म कर ली, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हमने प्रिंटिंग खत्म कर दी, बट हम उसको इनवॉइस रेज कर रहे हैं 15 मई को, यानी कि 30 डेज के बाद हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं। तो टीयूएस इस केस में क्या होता है? टीयूएस उस केस में होता है जो हमको लेना है वो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस। क्योंकि इनवॉइस 30 डेज में नहीं किया, इसलिए डेट ऑफ सर्विस हमको यहाँ पे लेना है। तो डेट ऑफ पेमेंट 20, जो एडवांस का जो अमाउंट है उसके लिए तो हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट पहले आ गया एडवांस तो हमको, तो ड्यू डेट हो जाएगी हमारी 20 मार्च। टीयूएस हो जाएगा 20 मार्च। और जो बैलेंस पेमेंट है, बैलेंस पेमेंट के लिए हमको टीयूएस क्या आएगा? डेट ऑफ सर्विस। क्योंकि बैलेंस पेमेंट तो हमको, पेमेंट तो बाद में मिल रहा है बट सर्विस हमारी पहले कंप्लीट हो गई है। तो डेट ऑफ सर्विस यहाँ पे है 10 अप्रैल। तो टीओएस हो जाएगा 10 अप्रैल। तो ये हमने बात करी है किसके लिए? सर्विसेज के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग ऑफ गुड्स, जो कि प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स, जो कि गुड्स माना गया है, गुड्स माना गया है। तो उस केस में सिंपल प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एडीआई और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डीडीआई, दोनों में से जो पहले होगा। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है? आपकी डिलीवरी करने की डेट जो होती है, डिलीवरी, रिमूवल ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स इज दी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स। और एडवांस पे यहाँ पे टैक्स नहीं आता है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। ये बोलता है कि आपको केवल एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ही देखना है, एडवांस को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गुड्स के केस में हमने एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है 10 अप्रैल, तो हो गई एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस 10 अप्रैल। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ बुक्स एंड लेटर हेड्स। हमने लेटर हेड्स को उसको रिमूव कर दिया अपनी फैक्ट्री से, अपने गोडाउन से, कस्टमर के वहां पे भेज दिया 7 अप्रैल को। अब यहाँ पे प्रिंटिंग कब कंप्लीट हुई है वो नहीं देखना है। गुड्स के केस में रिमूवल ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स हमको देखना है। तो ये है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। तो दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगी टीओएस, यानी कि 7 अप्रैल हमारा यहाँ पे हो जाएगा टीओएस। और ये एडवांस के लिए भी यही टीओएस होगा, और पैसा बाद में आया है तो उसके लिए भी वही टीओएस होगा। गुड्स के केस में हमको पैसा कब आया है वो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल हो गया यहाँ पे सर्विसेज के लिए, यहाँ 10 अप्रैल अभी हमने देखा था। तो ये जिस तरह से मैंने आपको फ्लो बना के एक्सप्लेन किया है वही आपको एग्जाम में लिख के आने की जरूरत है, जो मैंने आपको बोला है। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कोई डिफरेंट लिखी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, रेनदूट लिमिटेड enters into a contract with XYG Limited on 2nd July 22 for a period of 2 years। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये एंटर कर रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 50 lakhs। As per the terms of contract, Rendut Limited is required to make payment at different stages of completion of the building, namely 50%, 75% and 80%, 100%। तो पेमेंट जो करना है वो जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे करना है। ठीक है। अभी हमको पूछा गया टीओएस अपने को निकालने का पूछा गया। इनिशियल बुकिंग करी गई है, डेट ऑफ वेरियस स्टेजेस दे रखी है यहाँ पे, तो क्या कब कब ये कंप्लीट हो रहा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट, तो देखो ऐसे केस में
तो यहाँ पे वेरियस डेट्स दे रखी है। इनिशियल बुकिंग की डेट, 50% कंप्लीशन होने के बाद में उसके वेरियस डेट दे रखी है अपने को, 75 100% के लिए दे रखी है। इसमें पहली डेट दे रखी है कि कब ये कंप्लीशन हुआ, ये एक्टिविटी कब कंप्लीट हुई। उसके बाद इनवॉइस कब रेज हुआ और पेमेंट कब आया, और उसका अमाउंट भी बता रखा है अपने को, अमाउंट भी अपने को बता रखा है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली चार जो अपने को यहाँ पे दे रखे चारों का हमको सेपरेटली चारों अमाउंट का टीओएस निकल के आएगा, चारों अमाउंट का सेपरेटली टीओएस निकल के आएगा, और उस टीओएस के अकॉर्डिंगली इन पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हमको टैक्स का गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हम पहले डेट पढ़े, उसके पहले हम लोग एक बार आंसर का कुछ पोर्शन कर लेते हैं। तो पहला देखो स्टेप वाइज हम जो टीयूएस के जो क्वेश्चन है उसका स्टेप वाइज अगर हम करते हैं तो स्टेप 1 क्या होता है, हम बोलेंगे कि टीओएस क्या होता है। सप्लाई के केस में टीओएस क्या होता है, उसमें दो ऑप्शन है। पहला ये है कि डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब अपने को मिल रहा है, और डेट ऑफ इनवॉइस, कब डेट ऑफ इनवॉइस कब लेना है, अगर इनवॉइस इनवॉइस रेज्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड, विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर इनवॉइस रेज कर दिया है तो वो लेना डेट ऑफ इनवॉइस। अगर इनवॉइस टाइम विद इन द टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया है, टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, सारे इनवॉइस को जो टाइम स्पेसिफाई कर रखे हैं ना वो सेक्शन नंबर 31 में कर रखे हैं, याद हो जाए तो अच्छी बात है 31। अगर टाइम स्पेसिफाइड में नहीं किया तो टीओएस क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस दोनों में से जो पहले होगा वो होता है टीओएस। तो ये हो गई एक बात, ये हो गई अपनी सर्विस के केस में स्टैंडर्ड अपना आंसर ये टीओएस निकालने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम स्पेसिफाइड क्या किया हुआ सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में क्या टाइम दिया गया है इनवॉइस रेज करने का। तो देखो, तो सर्विसेज भी एक तो होती है अपनी नॉर्मल सर्विस, नॉर्मल सर्विस के लिए टाइम दिया हुआ है डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज का टाइम दिया है उसमें। 30 डेज का टाइम दिया कि 30 डेज में आप इनवॉइस रेज कर लो, सर्विस प्रोवाइड हो गई 30 डेज में अगर आप रेज कर लेते हो तो हम इनवॉइस के डेट को यहाँ पे काउंट करेंगे टीओएस निकालने के लिए। तो टाइम स्पेसिफाई क्या किया है, इनवॉइस इश्यू करने का क्या टाइम दिया है कि नॉर्मल सर्विस है तो डेट ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज। लेकिन अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होती है कि जो सप्लाई जो है, जो सर्विस है वो कंटिन्यूअसली दी जा रही है फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए सर्विसेज अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे दी जा रही है तो वो कहलाती है कंटिन्यूअस सप्लाई। तो कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में देखो, जो टीयूएस होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में अगर जो टीयूएस होता है उसमें भी तीन चीजें हो सकती है, तीन चीजें हो सकती है, सॉरी टीयूएस नहीं, इनवॉइस रेज करने की ड्यू डेट, इनवॉइस रेज कब करना है उसकी ड्यू डेट क्या है वो दे रखी है सेक्शन नंबर 31 में। तो अगर अपने को स्टेजेस दे रखी है कंप्लीशन की, और इस स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ में पेमेंट को लिंक किया हुआ है, कि इतना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इतना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट अगर लिंक है, पेमेंट किससे लिंक है, कंप्लीशन से अगर लिंक है, पेमेंट अगर कंप्लीशन से लिंक है तो उस केस में इनवॉइस डेट, इनवॉइस रेज करने की जो ड्यू डेट है वो कंप्लीशन है। कंप्लीशन मतलब
जो भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो अपना ड्यू डेट है। इनवॉइस रेस करने की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? जिस जिस माइलस्टोन को, माइलस्टोन बेसिस पे अगर पेमेंट रखा हुआ कि इतना अगर आपने अचीव कर लिया, अगर मेरी यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग अगर इतना परसेंट कंप्लीट हो गई तो हम इतना पेमेंट कर देंगे, फिर इतना परसेंट कंप्लीट हो गई तो इतना पेमेंट हम कर देंगे। तो माइलस्टोन अगर के बेसिस पे पेमेंट को लिंक किया हुआ है, तो जब वो माइलस्टोन मिल जाता है, जब वो माइलस्टोन अचीव हो जाता है, तो वो हो जाता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। उस डेट को इनवॉइस रेज करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई के केस में अगर माइलस्टोन बेसिस पे पेमेंट को लिंक किया हुआ है, तो जब माइलस्टोन अचीव हो जाता है, जब माइलस्टोन अचीव हो जाता है, वो बन जाती है अपनी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस रेज करने की ड्यू डेट। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे केस में क्या है। तो 15 लाख रुपीज के लिए तीनों ही डेट सेम दे रखी है, पेमेंट भी अपने को मिल गया, इनवॉइस भी रेज कर दिया है, और इनिशियली हमारा एग्रीमेंट था कि बुकिंग के टाइम पे इतना अमाउंट आपको देना है। तो तीनों ही डेट सेम है, तो टीयूएस 15 लाख के लिए क्या हो जाएगा? 2 जुलाई हो जाएगा। तो 15 लाख रुपीज के अमाउंट के लिए टीयूएस हो जाएगा 2 जुलाई। उसके बाद जो 50% कंप्लीशन हो गई है बिल्डिंग की, 50% कंप्लीशन हो गई है 15 मार्च को, 15 मार्च को कंप्लीशन हो गया 50% बिल्डिंग, बट इनवॉइस रेज किया 22 मार्च को, इनवॉइस रेज किया 22 मार्च को। तो यहाँ पे देखो, कंटिन्यूस सप्लाई में प्रोविजन में 30 डेज का यहाँ पे ग्रेस पीरियड नहीं है, 30 डेज का ग्रेस पीरियड नहीं है, जो कि नॉर्मल केस में है। यहाँ पे सीधा है कि जब आपका आपका अगर स्टेज कोई पर्टिकुलर डेट पे आपको बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर स्टेजेज अगर आपकी कंप्लीट हो रही है, उसके बेसिस पे पेमेंट को लिंक किया हुआ है, माइलस्टोन के बेसिस पे पेमेंट को लिंक किया हुआ है, तो जब वो माइलस्टोन अचीव हो जाता है, उसी डेट को इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए, उसी डेट को इनवॉइस रेज होना चाहिए। तो यहाँ पे उसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे 15 मार्च को ये 50% कंप्लीट हो गया है, तो इनवॉइस रेज करने की ड्यू डेट क्या आ गई? 15 मार्च। तो इस केस में अपने को और डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ 29 मार्च। तो अपने को यहाँ पे कौन सा वाला लेना पड़ेगा? कौन सा प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि ड्यू डेट पे इनवॉइस रेज नहीं हुआ है यहाँ पे, जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है सेक्शन 31 में, उस डेट पे इनवॉइस रेज नहीं हुआ है। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे दोनों में से पहले कौन सा है? ये वाला पहले है, तो ये हो जाएगा हमारा टीयूएस फॉर 60 लाख रुपीज, 60 लाख के लिए। नेक्स्ट 75% कंप्लीट हुआ 28 जून को, इनवॉइस रेज किया 24 जुलाई को, बाद में रेज किया है, 30 डेज का वैसे ग्रेस नहीं है, तो इनवॉइस डेट वाला हम देखेंगे नहीं, डेट ऑफ सर्विस हम देखेंगे। और पेमेंट मिला है 20, पेमेंट हमने किया, अपने को रिसीव हुआ 23 जुलाई को। दोनों में से जो पहले होगा ये वाला हो जाएगा टीयूएस। इसमें से ये तो अपने को देखना ही नहीं है, क्योंकि इनवॉइस जो कंप्लीशन ऑफ स्टेज है उस दिन नहीं किया है, उस दिन या उससे पहले नहीं किया है, तो उसको देखना ही नहीं है। 100% कंप्लीशन बिल्डिंग को आया 30 सितंबर को, इनवॉइस भी 30 सितंबर को रेज कर दिया इन्होंने, तो दोनों तो डेट सेम ही हो गई है। और पेमेंट जो है 20 सितंबर को ही मिल गया है, पहले ही मिल गया यहाँ पे। तो पेमेंट क्योंकि पहले मिल गया है, तो इस अमाउंट के लिए टीयूएस हो जाएगा 20 सितंबर। 40 लाख रुपीज के लिए जो टीयूएस हो जाएगा वो है 20 सितंबर। चलिए, तो ये सारे तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग डेट यहाँ पे निकाल लिए, 20 सितंबर यहाँ पे ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में आपका जो भी मैसेज है वो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, हम उसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें कि मेजरली हम लोग
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स वाला जो पोर्शन था वो ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर में हो गया था। हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी carried out service of cleaning and repairs of tanks in an apartment complex. क्लीनिंग का काम करती है ये एबीसी एंड कंपनी, फॉर विच द अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन showed a payment in cash on 4th April to them. ठीक है, अपार्टमेंट वालों ने इससे सर्विस ली है, अपार्टमेंट ने अपनी बुक्स में 4th अप्रैल को कैश में पेमेंट करना बताया है। द डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी के रिकॉर्ड में ये पता नहीं लग रहा है कि उसने कब सर्विस प्रोवाइड करी थी। एबीसी कंपनी हैव नॉट इशूड इनवॉइस और एंटर्ड द पेमेंट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ना तो उसने इनवॉइस रेज किया, ना तो उसने पेमेंट भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, यानी कि उसको टैक्स पेमेंट करने का, टैक्स इवेजन करने का उसका प्लान था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको पकड़ लिया। तो पकड़ तो लिया, कितना अमाउंट आया पता लग गया, टैक्स उससे भरवाएंगे, टैक्स उससे भरवाने को बोलेंगे वो। अब टैक्स जो भरवाएंगे उस केस में टैक्स भरवाने के साथ साथ उससे इंटरेस्ट भी लेंगे, कि अगर वो तू लेट टैक्स पेमेंट करा तो उसका इंटरेस्ट भी लेंगे। ऐसा थोड़े है कि 6 महीने साल भर के बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन वालों ने उनसे उसको पकड़ा है कि टैक्स पेमेंट नहीं किया, चोरी कर दी, तो केवल टैक्स पेमेंट लेके छोड़ देंगे उसको। उससे इंटरेस्ट भी मांगेंगे, पेनल्टी मांगेंगे, वो तो है ही है, वो पेनल्टी मांगेंगे उसके, वो तो पेनल्टी के प्रोविजन में पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट मांगेंगे। अब इंटरेस्ट मांगे तो कौन से डेट से इंटरेस्ट मांगेंगे? तो उसके लिए ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, वो यहाँ पे रिलीवेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम निकालेंगे कि टीओएस क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आएगी, टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट निकलेगी टीओएस के बेसिस पे, और वहां से फिर वो उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, इस सिचुएशन को कवर करने के लिए भी जीएसटी में प्रोविजन दिया हुआ है, लॉ मेकर को पहले से ही पता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो लिखा है द टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर क्लोज ए एंड बी ऑफ सेक्शन 13(2). टीओएस जो है 1 और क्लोज ए और बी के अकॉर्डिंग नहीं निकल सकता है, क्योंकि ना तो इनवॉइस की डेट पता है, क्योंकि इनवॉइस इशू ही नहीं किया है, और सर्विस कब प्रोवाइड करी थी, उसने सर्विस कौन से डेट को प्रोवाइड करी थी, वो भी वहां पे नहीं मिल रहा है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्योंकि उसने कैश में लिया वो अमाउंट, वेंडर से पैसा कैश में लिया है, तो बैंक में तो आया नहीं है। अब केस कौन सी डेट को आया है वो भी उसने बुक्स में नहीं लिखा है, बुक्स में एंट्री नहीं करी केस की। तो इनवॉइस, सर्विस और पेमेंट, ये तीन चीजें हम देखते हैं सर्विस के केस में टीओएस निकालने के लिए, तीनों ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर तीनों ही अवेलेबल नहीं है, उस केस में जीएसटी लॉ में लिखा है, जीएसटी एक्ट में लिख दिया इन्होंने कि जो रिसिपिएंट है इस सर्विस का, यानी कि जो हाउसिंग सोसाइटी है जो ये सर्विस ले रही है, उसने अपनी बुक्स में किस डेट को ये सर्विस लेना दिखाया है, क्योंकि सप्लायर जो है उसने तो कोई भी एंट्री नहीं करी है। तो अभी डिपार्टमेंट को रिसिपिएंट की बुक्स चेक करनी पड़ेगी जिसने ये सर्विसेज ली है। तो रिसिपिएंट ने जिस डेट में सर्विस लेना दिखाया है, सर्विस लेना दिखाया है, वो अपने को डेट लेनी है। द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज शोज रिसीट ऑफ द सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी याद रखना, रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया है उसके बुक्स, देखो रिसिपिएंट की बुक्स में तो सर्विस कब ली है वो भी दिखाया होगा, और उसने पेमेंट कब किया होगा वो भी उसने एंट्री करी होगी रिसिपिएंट ने, तो सर्विस रिसीवर ने। तो उस केस में उसने सर्विस कब ली है उसकी जो डेट है उसकी बुक्स में, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो क्वेश्चन में अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने पेमेंट कब किया था, ये उसकी बुक्स में एंट्री कब, एंट्री उसकी डेट ऑफ पेमेंट की एंट्री उसकी बुक्स में कौन सी डेट को करी हुई है वो दिखाया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इजी हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया होता कि उसने पेमेंट कौन से डेट को किया है, तो भी उसको इग्नोर करना है। रिसिपेंट की बुक्स में सर्विस किस डेट को मिली है उसको,
वो जो डेट डाली हुई रिसिपेंट की बुक्स में वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद रिवर्स चार्ज वाला आ गया। अभी तक हम जो देख रहे थे, तो देखो, जब भी टीओएस के क्वेश्चन करो, सबसे पहले देखो कि गुड्स है कि सर्विस है। उसके बाद दूसरी चीज जो देखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना टीओएस के फिर उसके बाद में ये देखो कि अपने को क्या लेना है। तो अभी तक जो हम सर्विसेज कर रहे थे उसमें रिवर्स चार्ज लिखा हुआ नहीं था, तो वो सारी फॉरवर्ड चार्ज में सर्विसेज थी, वो सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में थी। अभी हम देख लेते हैं रिवर्स चार्ज में क्या होगा। डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पेमेंट करेगा? जो सर्विस रिसीवर है वही टैक्स पेमेंट करेगा, रिसीवर ही टैक्स पेमेंट करेगा। ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने इनवॉइस कौन से डेट को रेज किया है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टीओएस टीओएस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विस के केस में सर्विस के केस में टीओएस सर्विस में से भी अपना आरसीएम की सर्विस है ये। क्या है? आरसीएम की सर्विस। तो देखो आरसीएम में जो है वो टीओएस क्या होगा? पहला हम देखेंगे पेमेंट। पेमेंट। दूसरा हम देखेंगे इनवॉइस डेट से प्लस 61 डेज। दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। हमने उसको कब पेमेंट किया है सप्लायर को, एक डेट वो देखनी है। दूसरी देखनी है कि उसने जो हमको इनवॉइस रेज किया है, इनवॉइस रेज किया है, उसमें 61 डेज अपने को ऐड कर देने हैं। दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा टीओएस। तो सर्विस के केस में दो ही चीजें देखनी है, पेमेंट और इनवॉइस डेट से 61 डेज। सर्विस के केस में याद रखना, आरसीएम के केस में वो सर्विस उसने कौन सी डेट को हमको प्रोवाइड करी है, सर्विस प्रोवाइड डेट, डेट ऑफ सर्विस, डीओएस, वो देखना ही नहीं है। वो देखना ही नहीं है अगर गुड्स सर्विस का रिवर्स चार्ज है तो हमने उसको 10 अगस्त को पेमेंट किया, उसने इनवॉइस किया 29 जून को, तो 29 जून में हम लोग 61 डेज ऐड कर देंगे। तो 29 जून में अगर हम ऐड करते हैं, 61 डेज हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? तो हम इसमें 61 डेज ऐड करेंगे 29 जून में। 29 जून। तो ऐड करके बताओ क्या डेट आ रही है, कमेंट में बताओ क्या डेट आ रही है। तो 30 डेज का मंथ होता है जून का महीना, तो 1 डे तो जून में चला गया, उसके बाद 31 डेज चले गए जुलाई में, उसके बाद कितने बचे? 29 डेज। तो 29th हो जाएगा अपना अगस्त। 61 डेज कैसे आएंगे? 1 डे अपना चला गया जून में, 31 डेज चले गए अपने जुलाई में, तो 32 डेज हो गए। 61 में से 32 जाएंगे तो बचेगा 29। तो 29 अगस्त जो है वो अपना आ जाएगा 61 डेज हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, और एक्चुअली में हमने पेमेंट किया उसको 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हमने पेमेंट किया है, तो ये हमारा हो जाएगा टीओएस। 10 अगस्त विल बी दी टीओएस। 29 अगस्त तो 10 अगस्त के बाद में आता है ना भाई तो जो पहले आएगा वो हो जाएगा टीओएस। नेक्स्ट में पेमेंट 10 अगस्त है, 1 जून को अपना अपना ये है इनवॉइस उसने रेज किया है, तो 1 जून को रेज किया है, तो 1 जून को तो छोड़ देना है। 29 डेज और बचते हैं जून के,
तो 29 डेज तो चले गए जून में, उसके बाद 31 डेज चले जाएंगे जुलाई में, दोनों मिला के हो गए 60 डेज, और एक दिन जो बचेगा वो आ जाएगा अगस्त का। तो ये हो जाएगा 1 अगस्त अपना हो जाएगा यहाँ पे, 61 डेज कब आएगा? 1 अगस्त। ये नंबर आप ध्यान रख लो, इसमें गलती मत करना। तो जो डेट अपने को दे रखी है इनवॉइस की वो तो छोड़ देनी है, 1 जून दे रखी है उसको छोड़ दिया, तो 29 जून, 29 डेज और रह गए जून के अंदर में, तो 29 डेज, जुलाई के 31 डेज, दोनों मिला के हो गए 60 डेज। तो जुलाई हो गया अपना खत्म, उसके बाद 61 डेज तक हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट अपना एक डे हो गया अपने अगस्त का, तो 1 अगस्त हमारा हो गया। इसके बाद में इसमें और कोई एक दिन ऐड नहीं करना है, 61st डे जो होगा ना, 61st डे वही हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 अगस्त यहाँ पे आ गया, पेमेंट किया 10 अगस्त को, तो उसमें TOS क्या हो जाएगा? 1 अगस्त। अब देखो, सेम चीज है, पार्ट पेमेंट किया गया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर 2 बार में पेमेंट किया गया है तो जितना जितना अमाउंट का पेमेंट किया गया है ना, उतने उतने अमाउंट के लिए सेपरेटली हमको TOS निकालना है, सेपरेटली अपने को TOS निकालना है उतने उतने अमाउंट के लिए। और अगर पेमेंट के केस में फिर, चलो, तो यहाँ पे ये आप होमवर्क में कर सकते हो, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो। चलो ये मैं तीनों भी करवा देता हूँ, पेमेंट वाला भी इसमें सिनेरियो है। तो पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30th जून एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 1st सितंबर, 2 बार में किया है, तो 2 बार में दोनों के लिए अलग अलग TOS हमको निकालना है। तो 30th जून को पेमेंट किया है, इनवॉइस उसने एक ही दिया है, पेमेंट 2 बार किया है, तो 2 बार के पेमेंट के लिए 2 बार हमको निकालना है। तो यहाँ पे पेमेंट हमने 30th जून को किया, उसने इनवॉइस किया था 29th जून को, उसने वेंडर ने इनवॉइस किया था। तो 29th जून में हम 61 डेज ऐड करेंगे तो वो तो बहुत आगे चला जाएगा। तो इस पार्ट अमाउंट के लिए चलो जो ऐड ही कर लेते हैं। तो 29 जून में हमको ऐड करना है 61 डेज, तो एक दिन तो चला गया हमारा जून में, प्लस 31 डेज चले गए हमारे जुलाई में, जुलाई 31 डेज का होता है, तो 32 डेज चले गए हमारे। 61 में से हम 32 ऑलरेडी हमने निकाला हुआ, वैसे तो 29 जून का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ यहाँ पे। हाँ, 29 अगस्त आ रहा था उसका, 29 अगस्त उसका आ रहा था, 61 डेज आ रहे थे 29 अगस्त को। तो यहाँ पे 30 जून को अगर पार्ट पेमेंट हो गया तो 30 पार्ट पेमेंट के लिए तो हो जाएगा 30 जून, और रिमेनिंग जो अमाउंट जो बाद में पेमेंट किया है उसके लिए क्या हो जाएगा? 29 अगस्त और 1 सितंबर, दोनों में से जो पहले होगा। तो इस वाले जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का TOS क्या हो जाएगा? 29 अगस्त, 29 अगस्त। उसके बाद आ जाएगा पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन जून 28 एंड डेबिटेड इन रिसिपिएंट बैंक्स अकाउंट ऑन जून 30। चलो, तो यहाँ पे पेमेंट जब होता है तो उसमें 2 डेट दी जा सकती है क्वेश्चन में। एक तो बुक्स में कौन सी डेट को एंटर किया है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट में डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन बुक्स, और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक, दोनों में से जो पहले होगी ना वो हो जाएगी डेट ऑफ पेमेंट। तो हमने यहाँ पे बुक्स में एंट्री करी है 28 जून को, बट अपने बैंक से पैसा कब निकल के गया है? 30th जून को। हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, RCM में है, तो अपने बैंक से उसका पैसा कटा है 30th जून को, डेबिट हुआ है हमारे बैंक में 30th जून को, बट हमने बुक्स में एंट्री कर ली 28 जून को ही। तो दोनों में से जो पहले होगी वो हो जाएगी डेट ऑफ पेमेंट, यानी 28 जून जो हो जाएगी, 28 जून हमारी डेट ऑफ पेमेंट हो गई। और इनवॉइस उसका आया 1 जून को। तो देखो, इसको इस तरह से सिस्टमेटिकली यहाँ पे करना है। ये डेट ऑफ पेमेंट हो गया, ये डेट ऑफ इनवॉइस की यहाँ पे बात आ रही है। अब इसमें 60 डेज ऐड करके उसका इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, 60 डेज के बाद वाला अगला दिन यानी 61st डे यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया है, 61st डे।
और उसके बाद TOS जो है दोनों में से जो पहले है वो निकाल ली गई है। तो इसी तरह से एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता तो इस तरह से टेबल बनानी ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे और हम कंफ्यूज भी ना दो। तो यहाँ पे 28 जून को बुक्स में एंट्री है, 30 जून को एक्चुअली में बुक्स में बैंक में एंट्री हुई है। तो दोनों में से जो पहले होगी यानी 28 जून हो जाएगी अपनी डेट ऑफ पेमेंट, और 1 जून जो है अपना डेट ऑफ इनवॉइस है। तो 1 जून का जो अगर डेट ऑफ इनवॉइस है तो उसका 61st डे होता है 1 अगस्त को, और 28 जून जो है डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी यहाँ पे, तो TOS आ जाएगा 28 जून। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि चलो ये क्वेश्चन करने से ही हमको समझ में आ जाएगा। ए फर्म ऑफ लॉयर्स, लॉयर की फर्म इश्यूज इनवॉइस फॉर सर्विसेज टू ABC लिमिटेड ऑन 17th Feb। इनवॉइस रेज किया है लॉयर्स ने 17th Feb को। द पेमेंट इज कॉन्टेस्टेड बाय ABC लिमिटेड on the ground that on account of negligence in the firm the company's case was dismissed by the court। कोर्ट में ये केस हार गए, कोर्ट में केस हार गए, तो बोल रहे हैं कि भाई पेमेंट में अभी डिस्प्यूट डाल दी उन्होंने, डिस्प्यूट चल रही है यहाँ पे। बोला कि आपकी वजह से हम केस, एक तो केस हार गए, आप फीस और ले रहे हो ऊपर से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो तो है एडवोकेट, एडवोकेट से तो आप लड़ नहीं सकते, उसको तो आपको फीस का पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे केस जीतो या फिर केस हारो। तो फाइनली इसने 3 नवंबर को यहाँ पे पेमेंट लोअर का कर दिया भाई साहब। अब बताओ यहाँ पे TOS क्या होगा। अब गवर्नमेंट बोल रहा है हमारा पैसा कब दोगे, हमारा पैसा कब दोगे। तो देखो ये केस क्या RCM में आता है, लीगल सर्विसेज RCM में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि RCM में है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि RCM में, बट हमने तो RCM के चैप्टर पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं भाई। तो पढ़े हैं तो बताओ अभी लीगल सर्विस, ये जो पर्टिकुलर सर्विस है ये RCM में है या नहीं है। तो ये लीगल सर्विस RCM में है। एक केस ऐसा है जहां पे लीगल सर्विस एग्जेम्प्टेड होती है, लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। कब एग्जेम्प्ट होती है, अगर जो सर्विस रिसीवर है, ABC लिमिटेड जो सर्विस रिसीवर है, अभी हम लोग एक्चुअली उसका क्वेश्चन है नहीं है, उसका क्वेश्चन है नहीं, तो हम चलो उसको डिस्कस नहीं करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। तो ये RCM में है। अब अगर RCM में है तो पहली चीज डेट ऑफ पेमेंट, दूसरी चीज डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज। तो पहले डेट ऑफ इनवॉइस हम लिख लेंगे एक जगह पे, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है यहाँ पे, 3 नवंबर, पेमेंट का डेट 3 नवंबर। इनवॉइस बाई एडवोकेट ने 17th Feb को इशू कर दिया था, 17th Feb। कौन सा ईयर, यहाँ पे ईयर नहीं है तो 2014 हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो भाई अगर फरवरी बीच में आ रहा है तो ईयर भी रिलेवेंट हो जाता है कि 28 डेज होंगे उस साल में या 29 डेज होंगे, ये पता नहीं है। तो अभी हम 2024 हम में ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो 24 हम लोग मान लेते हैं। तो 17 फरवरी 17 Feb 24 को उसने इनवॉइस रेज कर दिया था लॉयर ने। तो 24 हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में तो दिया रहेगा कौन सा साल रहेगा। तो अभी अपने को 61 डेज ऐड करने हैं 17 Feb में। और देखो 2024 है तो ये लीप ईयर है, आपको लीप ईयर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में है ना ये 24 23 ये दे सकते हैं, तो हमको खुद को डिसाइड करना है कि 29 डेज है फेब में या 28 डेज है। तो 2024 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होता है, जो भी ईयर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो नंबर अगर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है
तो वो होता है लीप ईयर। तो 24 से मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब 4 का अगर डिवाइड, सॉरी 24 में अगर 4 का डिवाइड लगाएंगे तो अगर होल नंबर आएगा, बिना डेसिमल का नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। ठीक है, तो 24 हमारा लीप ईयर है, तो 29 डेज होते हैं फेब में। तो 17 तो अपना निकल गया है, उसके बाद 18, 19 एंड 29, तो 12 डेज तो हो गए हमारे फेब के। 12 डेज फेब के हो गए। फिर मार्च के हो गए 31 डेज, दोनों मिला के हो गए 43 डेज। 61 में से 43 हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 अप्रैल जो है अपना डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज क्या हो जाएगा, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो दोनों में से जो पहली डेट होगी, पेमेंट हमारा 3 नवंबर को किया है, और 61 डेज हो जाएंगे 18 अप्रैल को, तो टीओएस क्या आ जाएगा, ये वाली डेट आ जाएगी टीओएस। यहाँ पे 19 अप्रैल दे रखी है क्योंकि हमने 2024 यहाँ पे एज्यूम किया है, और जो क्वेश्चन में आंसर किया गया है 2024 के अकॉर्डिंग नहीं किया है, 2023 के अकॉर्डिंग किया हुआ है, यानी लीप ईयर नहीं माना है। लीप ईयर नहीं माना तो ऑब्वियसली एक दिन यहाँ पे 19 अप्रैल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है ये, अगेन डिफरेंट है। मेरे सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बुक में है वो डिफरेंट है। कोई भी क्वेश्चन, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन, सेम नेचर का, आप कई सारे ऑथर की बुक्स में देखेंगे कि रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से बुक्स भी बहुत बड़ी हो गई है, और आप क्वेश्चन कर रहे हो, रिपीट क्वेश्चन कर रहे हो, तो रिपीट क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट है नहीं। आप यूनिक क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक क्वेश्चन बुक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर, imports business support services फ्रॉम जर्मन ग्रीन इंकॉर्पोरेशन, इंपोर्ट कर रहा है ये भाई, ऑफ यूएसए ऑन 13 अगस्त। ग्रीन इंकॉर्पोरेशन से इंपोर्ट कर रहे हैं। द रिलीवेंट इनवॉइस फॉर $1,20,000 इज रेज्ड बाय ग्रीन इंकॉर्पोरेशन ऑन 18 अगस्त। 18 अगस्त को उसने इनवॉइस रेज किया। सर्विसेज जो है वो 13 अगस्त को मिल गई है, सर्विस 13 अगस्त को ही मिल गई है। द मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द सेड इनवॉइस एज फॉलोज। एक दो यहाँ पे दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन हो गए बेसिकली। एक केस में वो बोला है कि 22 अगस्त को पेमेंट कर रहा है, दूसरे केस में 27 दिसंबर को, 22 सितंबर को पेमेंट कर रहा है, और सेकंड केस में 27 दिसंबर को पेमेंट कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किस में आती है, आरसीएम में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम में आती है। तो सर्विस है, आरसीएम है, तो सर्विस ऑफ आरसीएम के जो टीओएस के जो प्रोविजन है वो यहाँ पे लगेंगे। अब वहां टीओएस के क्या प्रोविजन है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो कहलाता है टीओएस। सिंपल सी बात है। तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे पहले केस में 22 सितंबर, 22 सितंबर। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस सर्विसेज तो उसने प्रोवाइड करी थी 13 अगस्त को, वेंडर ने, बट इनवॉइस उसने दिया 18 अगस्त को। तो हमको तो लॉ में बोला है कि भाई डेट ऑफ इनवॉइस देखना है। लॉ में अपने को डेट ऑफ इनवॉइस देखने के लिए बोला है, सर्विस देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है आरसीएम में। आरसीएम के केस में सर्विस कौन सी डेट को आ रही है वो देखने की जरूरत नहीं है, याद रखना। डीओआई प्लस 61 देखना है अपने को, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61। डेट ऑफ इनवॉइस है 18 अगस्त, इसमें 61 डेज ऐड करेंगे। अगस्त में कितने दिन रह गए, 13 डेज रह गए।
प्लस सितंबर के 30 डेज, दोनों दोनों मिला के 43, 61 से 43 हम लेस करेंगे तो 18 बचेगा, 18th ऑफ अक्टूबर, 18 अक्टूबर आ जाएगा यहाँ पे 61 डेज, दोनों में से जो पहले होगा 22/9। नेक्स्ट केस में पेमेंट किया 27 दिसंबर को, तो डेट ऑफ पेमेंट ये तो हो गया केस 1, केस 2 27 दिसंबर को पेमेंट किया है, इनवॉइस प्लस 61 डेज 18 अक्टूबर, दोनों में से जो अर्लियर है वो हो जाएगा 18 अक्टूबर, ये हो जाएगा TOS। 22 सितंबर 18 अक्टूबर, ये अपना आ गया 18 अक्टूबर। दोनों आंसर हमारे मैच हो गए। कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो वो आती है RCM में, और RCM के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, कोठारी लिमिटेड मुंबई holds 51% of shares of Wilson Incorporation, a USA based company। इंडिया की कंपनी ने की इतनी औकात हो गई कोठारी लिमिटेड की कि USA बेस्ड कंपनी का 51% शेयर्स खरीद रखे हैं। ऐसा कम ही होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि इंडिया की कंपनी के शेयर्स बाहर वाली कंपनी लेके रखती है। चलिए, विल्सन इंकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज टू कोठारी लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई, कोठारी जो है विल्सन से सर्विसेज ले रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस में एक चीज ध्यान रखना, कि अगर सर्विस रिसीव करने वाला, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीव करने वाला अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, सर्विस सर्विस प्रोवाइड करने वाला वाला अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो उस केस में TOS के जो प्रोविजन है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। तो देखो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो हमने इनकम टैक्स में जो प्रोविजन है एसोसिएटेड एंटरप्राइज से रिलेटेड, कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग होना चाहिए, 50% के अराउंड, उसके अलावा और भी 4-5 वहां पे दिए हुए हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएगी। इनकम टैक्स में जैसा दिया हुआ है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे अगर 51% शेयर लिए हुए हैं तो ये बन जाएगी हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ध्यान रखना डोमेस्टिक सर्विस की बात नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, ऐसे केस में TOS क्या होगा, TOS पहला तो डेट ऑफ पेमेंट अपना स्टैंडर्ड है, डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरा डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री की डेट। तो देखो यहाँ पे डेट ऑन विच सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड बाय विल्सन, ये रिलीवेंट नहीं है। डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड बाय विल्सन, ये भी रिलीवेंट नहीं है। डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोठारी लिमिटेड, ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तारीख को रिसिपिएंट ने एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तारीख को करी है, ये रिलीवेंट है। ये दोनों रिलीवेंट नहीं है यहाँ पे। और डेट ऑफ पेमेंट ये रिलीवेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री
रिसिपिएंट की बुक्स में, जो इंपोर्ट कर रहा है उसकी बुक्स में, क्योंकि पेमेंट इंपोर्टर को करना है, तो बुक्स भी इंपोर्टर की यहाँ पे देखनी है। सप्लायर की सप्लायर की बुक्स में कौन सी डेट को एंट्री हुई है, ये क्वेश्चन में आपको कभी दिया जा सकता है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको इग्नोर करना है, ये याद रखना। रिसिपेंट की बुक्स में एंट्री चेक करनी है। और पेमेंट, किस तारीख को कोठारी ने उसको पेमेंट किया, दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगी टीओएस, यानी कि ये डेट हमारी अभी टीओएस हो जाएगी, 30 सितंबर। चलिए, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ऑन May 4 a German company issues email informing its associated company ABC Limited of the cost of technical services provided to it. अगेन यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अटेंशन रखना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा केवल रोड पे नहीं होता, हमारे यहाँ जीएसटी में भी होता है, तो सावधानी आप हटाना मत। ऑन May 4 a German company issues email informing its associated company ABC Limited of the cost of technical services provided to it. On July 2, ABC Limited transfers the amount to the account of German company. ठीक है, तो जर्मन कंपनी ने यहाँ पे सर्विस दी है या ली है, सबसे पहले तो ये बताओ। यानी कि इंडियन कंपनी ने यहाँ पे सर्विसेज ली है या सर्विसेज दी है। तो देखो, एबीसी लिमिटेड उसको पैसा ट्रांसफर कर रही है, समझ में तो आ रहा है कि एबीसी लिमिटेड ने यहाँ पे सर्विस ली है, यहाँ पे सर्विस ली है, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। किससे? एसोसिएटेड कंपनी से, एसोसिएटेड कंपनी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो तीन चीजें हैं, इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट है, डोमेस्टिक भी नहीं है, इंपोर्ट होनी चाहिए। सर्विस का इंपोर्ट है, गुड्स का नहीं होना चाहिए, प्लस एसोसिएटेड एंटिटी से है। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, ISA, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ISA, तो TOS क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स, बुक्स में एंट्री, बुक्स में एंट्री। तो यहाँ पे बुक्स में एंट्री कब करी है तो दिया हुआ ही नहीं है, उसको 4 तारीख को मेल आया था, 4 तारीख को मेल आया था बस। मेल आने से ये उसका मतलब ये नहीं है कि हमने बुक्स में एंट्री कर ली है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स में एंट्री की डेट ही नहीं दे रखी है, तो एज देर इज नो प्रायर एंट्री ऑफ द अमाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई पहले एंट्री करी हुई नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो 2 तारीख को हमने उसको पेमेंट किया है, 2 जुलाई, एंट्री की डेट तो हमारी 2 जुलाई से पहले एंट्री करी ही नहीं इसने, बाद में करेगा एंट्री, तो दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा TOS। चलिए, तो हमारे इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए TOS के, इतने सारे क्वेश्चंस हमने TOS के कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बुक में, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको आपको करना है होमवर्क में, अच्छे से आप करना है इसको प्रॉपरली, कॉपी के अंदर में बिना आंसर चेक किए, केवल ऑडिट मत कर देना, ऑडिट नहीं करनी है आपको, अकाउंट्स में बनाना है, यहाँ पे आंसर करना है।